हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मयूर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो कल चैप्टर पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन के बारे में, उससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ फंक्शन से रिलेटेड जो पहले वीडियो के अंदर बात की थी, जिसके अंदर हमने शेड के बारे में पढ़ा था, समुच्चय के बारे में। उसके बाद में हमने फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन के प्रकार पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं दो या दो से अधिक फलनों का संयुक्त करना, संयोजन करना, कंपोजिट करना। तो उसी के अनुसार इस फलन का नाम है फलनों का संयोजन या संयुक्त फलन। संयुक्त फलन अपने पास क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कंपोजिट ऑफ फंक्शन यदि हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो या दो से अधिक फलन होते हैं। मान लीजिए एक फलन f और दूसरा कोई फलन है g। इन दो फलनों का हमारे को संयोजन करना है, तो इसको हम फिर से उसी भाषा के अंदर यानी किताबी भाषा को छोड़ते हुए अपनी भाषा के अंदर इस जो है दो फंक्शनों का या दो से अधिक फंक्शनों का जो संयोजन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पहला जो दिया गया चर है उसको हमने ले लिया है a, दूसरा हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसको ले लिया हमने b, तीसरा जो हमारे पास एलिमेंट था उसको हमने ले लिया है c। यहाँ हमारे पास अब एक फंक्शन जो है वो डिनोट हो रहा है f द्वारा, दूसरा जो फंक्शन है वो डिनोट हो रहा है g द्वारा। इस समुच्चय को आप a कह सकते हैं, इसको b कह सकते हैं, इसको आप c कह सकते हैं। फंक्शन f जो है वो a से b में परिभाषित है, फंक्शन g जो है वो b से c में परिभाषित है। तो एक फलन g और f a से c में परिभाषित होता है, इसे इस दो फलनों का संयोजन कहा जाता है। और इस दो फलनों के संयोजन को हमेशा g और f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, देखो समुच्चय a से स्टार्ट किया और लास्ट में जाकर के हम पहुंच रहे हैं c पर। यानी कि आप प्रोडक्ट a में से डालेंगे तो आपको लास्ट रिजल्ट मिलेगा c। तो a डालेंगे c मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ GOF। ध्यान रखेंगे यहाँ पर पहले f फंक्शन है, बाद में दूसरा g फंक्शन है, तो आप इसको FOG कभी नहीं लिखेंगे, GOF लिखेंगे। इस दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन है, यहाँ पर हम सिर्फ दो फलनों का संयोजन को समझ रहे हैं। तो इससे हमारा प्रोडक्ट a में हम डालेंगे और c में से हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है, तो ये फंक्शन GOF a से c में डिफाइन कहलाता है। फंक्शन GOF a से c में डिफाइन कहलाता है, यानी कि इसका प्रांत होगा a और इसका परिसर जो होगा वो होगा c। तो यहाँ पर एक फलन GOF कहलाता है। यदि आप FOG के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले फंक्शन FOG के लिए पहले यहाँ G से स्टार्ट किया जाता है और फंक्शन F की तरफ आप पहुंचते हैं, तो GOF के बजाय आप FOG ज्ञात करेंगे तो आपका फंक्शन इससे उल्टा हो जाएगा, यानी C से A के अंदर जो है वो परिभाषित फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जब A में से डाल रहे हैं और C में से प्रोडक्ट निकल रहा है, तो इस B का क्या औचित्य है। ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हम घटना को समझते हैं। जैसे हमारे को यहाँ से मान लीजिए परबतसर जाना है और डायरेक्ट यहाँ से बस नहीं है, तो हमारे को मेन टारगेट अपना परबतसर पहुंचने का होता है, बट हम यहाँ से कौड़ा के लिए पहले बस पकड़ेंगे। कौड़ा से मान लीजिए इधर जो है बस मेरठा के लिए निकल रही है, तो हमारे को वहां पर ड्रॉप करना पड़ेगा। वहां से यदि मेरठा से आती है कोई दूसरी बस जो बागौर से होकर के निकल के आती है, हम उसके अंदर वापस बैठेंगे और हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। अपना मेन टारगेट क्या था, बड़ू से हम परबतसर पहुंच रहे थे, परंतु बीच में मजबूरीवश अपने को कौड़ा पहुंचना पड़ा। सेम उसी प्रकार हमारे को A में से रिलेशन जो है C की तरफ जाना है, बट B इसके लिए मीडियम है, माध्यम है। कौड़ा के बगैर हम वहां परबतसर तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो हमारा कौड़ा जाना कंपलसरी हुआ। जाना नहीं था कौड़ा, अपने को मजबूरी में जाना पड़ा। तो यहाँ से A प्रोडक्ट से आप C के अंदर जा सकते हैं। समुच्चय A से C में परिभाषित फलन GOF कहलाता है, बट ये B वाला जो समुच्चय है वो किस तरीके से होता है, एक फंक्शन f A से B में परिभाषित है, फंक्शन g B से C में परिभाषित है। तो ये A से C में परिभाषित एक फलन दो फलनों का संयोजन कहलाता है और उसे GOF
जो कि ए से सी में परिभाषित है, और यही फंक्शन यदि इसका उल्टा लेते हैं एफ ओ जी, यही दो फलनों का संयोजन कहलाता है। एफ ओ जी जब आप लेते हैं तो वो जी से एफ की ओर डिनोट होगा, तो यहाँ जी जो है प्रोडक्ट सी है और एफ जो है वो आपका ए द्वारा प्रदर्शित है, तो यहाँ पर सी से ए में परिभाषित फलन कहलाएगा कौन, एफ ओ जी, और जी ओ एफ क्या कहलाएगा, ए से सी में परिभाषित। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे बुक के, उन एग्जाम्पलों को हम ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के जो दो या दो से अधिक फलन हैं उनका हम संयोजन करेंगे। कुछ एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, यदि f जो फंक्शन है वो r से r में डिफाइन किया गया है, और हमारा मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आ रहा है x स्क्वायर, तथा एक और फंक्शन हम लेते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू रूट x, और g जो फंक्शन है वो भी आपका r टू r में डिफाइन कर रखा है, तब आपको f o g तथा g o f ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई प्रश्न है, इसको हम यहाँ से सॉल्व जब करते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम करेंगे इसका, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को मान लीजिए एफ ओ जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन f क्या था हमारा, r टू r में डिफाइन था, और g जो फंक्शन है वो भी हमारा r टू r में डिफाइन है। तो अब हम फंक्शन f o g एट x आप कह सकते हैं इसे f o g ऑफ x, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको f लिखना होता है, o मतलब उसको कंबाइन करना है, तो उसकी जगह आप कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं और अंदर लेंगे g ऑफ x। उसके बाद में f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आपको प्रश्न के अंदर आप दी गई है, g ऑफ x इज इक्वल टू रूट x। g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर अपने क्वेश्चन में दी गई है और वो वैल्यू है अंडर रूट x, तो f यहाँ पर जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट x। अब f ऑफ x की परिभाषा क्या है, f ऑफ x ये कहता है कि यहाँ मेरे को जब आप x देंगे तो मैं उसका स्क्वायर, कोई भी संख्या यहाँ पर डालेंगे तो वो उसका स्क्वायर बार प्रोडक्ट के रूप में देगा। g ऑफ x कहता है कि कोई भी संख्या यहाँ पर देंगे मैं उसका अंडर रूट कर दूंगा, तो g ऑफ x का इस x संख्या इसको दी तो उसने उसका अंडर रूट कर दिया। अब f ऑफ x की परिभाषा ये है कि यहाँ कोई भी संख्या है उस संख्या का आपको क्या करके देगा, ये f ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या है, अंडर रूट x, तो अंडर रूट x का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हमारे पास मान हो जाएगा अंडर रूट x टू द पावर 2, और इसकी फाइनल वैल्यू निकल करके अपने पास आएगी x। अब हम चेक कर रहे हैं कि यदि हमारे को g और f, हमने f और g ऑफ x ज्ञात किया है, अब हम सेकंड पार्ट इसका ज्ञात करते हैं g ऑफ x, g और f ऑफ x। अब सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पर क्या आ जाएगा मान g, उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, उसके बाद में f ऑफ x, ये सब हमने ले लिया है f ऑफ x। अब यहाँ पर जब आगे सरल करेंगे तो स्थिति अपने पास ये हो जाएगी g ऑफ f ऑफ x की परिभाषा क्या है, f ऑफ x ये कहता है कि कोई भी संख्या यहाँ पर है तो हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब g ऑफ x की परिभाषा, g ऑफ x कहता है कि मेरे पास कोई भी संख्या होगी मैं उसका क्या करूंगा, अंडर रूट बोले तो उसकी पावर 1/2 कर दूंगा। तो जब सरल करेंगे g ऑफ x की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ x, तो x की जगह x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर टू द पावर 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा g o f ऑफ x इज इक्वल टू आएगा f o g ऑफ x, यानी कि g o f ऑफ x इज इक्वल टू f o g ऑफ x। हर प्रश्न के अंदर ये जरूरी नहीं है कि दो फलनों का यदि आप संयोजन करें तो उसके अंदर क्रम इनमेता गुणधर्म का पालन हो, कोई आवश्यक नहीं। इस प्रश्न के अंदर हमारे पास बराबर आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके के भी मिलेंगे जिसके अंदर हमारे पास f o g ऑफ x और f o g, ये g और f ऑफ x दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। कुछ एक कंडीशन होती है जिसके अंदर बराबर हो भी जाएंगे, परंतु ये जो कंपोजिट फंक्शन है यानी कि संयुक्त फलन है, उस संयुक्त फलन के अंदर कोई जरूरी नहीं है हमारे पास कि दो फलनों का या दो से अधिक फलनों का यदि आप संयोजन करें तो हर बार आपको जो दिया गया फंक्शन है वो क्रम इनमेता गुणधर्म का पालन करे, कोई आवश्यक नहीं है।
साचरीय गुणधर्म जो एसोसिएटिव लॉ होता है ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है क्रम विनिमयता गुणधर्म वो दो फलनों के संयोजन में या दो से अधिक फलनों के संयोजन में लागू को कोई कंपलसरी नहीं है, परंतु एसोसिएटिव जो लॉ होगा साचरीयता का गुणधर्म जो होता है जो तीन फलनों के अंदर किया जाता है वो साचरीयता जो गुणधर्म का यदि आप पालन करवाते हैं तो वो नेसेसरी रूप से लागू होता है। यदि फलनों का संयोजन के अंदर दोनों लॉ की बात करें, एक तो होता है क्रम विनिमयता गुणधर्म, दूसरा होता है साचरीयता गुणधर्म। तो क्रम विनिमयता गुणधर्म बार बार बता रहा हूं मैं, कोई आवश्यक नहीं है दो फलनों के संयोजन में या दो से अधिक फलनों के संयोजन में क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करें, कोई आवश्यक नहीं है। परंतु साचरीयता गुणधर्म की यदि आप बात करेंगे दो या दो से अधिक फलनों के अंदर, क्योंकि साचरीयता के लिए हमारे पास तीन कम से कम एलिमेंट होने चाहिए, तो तीन फलनों के अंदर जब आप संयोजन करवाएंगे और उनके यदि आप एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको एसोसिएटिव लॉ का पालन करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी भी आप मान सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो जाए, दो फलनों का जो संयोजन किया है उन फलनों के संयोजन की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, FOG ऑफ x इज GOF ऑफ x के इक्वल हो, कोई आवश्यक नहीं है। परंतु एसोसिएटिव लॉ यदि आप देखेंगे साचरीयता गुणधर्म जिसके अंदर एक फलन g होगा, दूसरा फलन f होगा, तीसरा फलन h होगा, तो इसे आप कह सकते हैं कि GOF OH इज इक्वल टू GOF ऑफ h। तो वो एसोसिएटिव लॉ जरूर इसके अंदर लागू होता है, वो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब हम कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर जिनके द्वारा और क्लियर हो जाएगा हमारे पास कि f जो FOG और GOF किस तरीके से ज्ञात करते हैं। इस तरीके का जो है निश्चित रूप से हमारे को क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले कई सालों के यदि आप बोर्ड के पेपर यदि आप उठा कर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए इस तरीके का कोई दूसरा फंक्शन हम ले रहे हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन f जो है वो डिफाइन किया गया है r टू r के अंदर और फंक्शन ऑफ x जिसकी डेफिनेशन कुछ भी दे दी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने को दे दी है त्रिकोणमिति का कोई फंक्शन ले लेते हैं हम sin x। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो फंक्शन है g वो भी मान लीजिए आपका डिफाइन कर रखा है r टू r के अंदर, यानी कि r एक रियल नंबर है यहाँ पर, और g ऑफ x जिसकी वैल्यू फिर से हमने मान लीजिए ले ली है x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है, उसके अंदर हमने देखा था कि FOG से पहले जो प्रश्न किया था उसके अंदर हमारा कम्यूटेटिव जो लॉ था यानी कि क्रम विनिमयता गुणधर्म जो था उसका पालन कर रहा था। अब इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम चेक करते हैं कि ये GOF ऑफ x इक्वल आता है क्या FOG ऑफ x के। तो यहाँ पर जो है गुणधर्म पहले प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी अपनी। r टू r में डिफाइन है पहला फंक्शन f और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin x। g जो है वो r टू r में डिफाइन कर रखा है, फंक्शन ऑफ g इज इक्वल टू x स्क्वायर। देन ज्ञात करना है अपने को FOG ऑफ x तथा GOF ऑफ x ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अपने पास कोई भी प्रश्न है, इस प्रश्न की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे प्रश्न में तो स्थिति अपने पास ये हो जाएगी, हमारे पास फंक्शन जो है f वो r टू r में डिफाइन है और यदि दूसरा जो फंक्शन है g वो भी अपना r टू r यानी कि वास्तविक संख्याओं से डिफाइन हो रहा है, तो आपका FOG भी r से r में डिफाइन होगा। ये बीच वाली जो संख्याएं होती है संयुक्त फलन के लिए उस दोनों संख्याओं का कोई औचित्य नहीं होता है। फलन r में से आप देंगे तो r प्रोडक्ट मिलेगा, इस r को वापस आप डालेंगे तो ये r प्रोडक्ट है, इसको डालते हैं आपको r मिलेगा। तो फंक्शन FOG संयुक्त फलन आप बना रहे हैं उसका प्रोडक्ट भी आपको r से r में डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं पहला FOG ऑफ x। ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहले हम f को वैसा का वैसा बचाएंगे, इस o की जगह आप कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, g ऑफ x को डायरेक्ट आप लिखेंगे। g ऑफ x की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी पूर्णतया। तो g ऑफ x की डेफिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर दिया गया है उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। ये इसकी जो प्रश्न है उस प्रश्न के अंदर अपने को डेफिनेशन दे रखी है कि कोई भी फंक्शन आप दिया गया जो g ऑफ x की परिभाषा ये है कि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर डालेंगे तो उसका प्रोडक्ट है वो निकल करके आएगा उसकी स्क्वायर के रूप में। तो g ऑफ x की जगह वैल्यू वहां से रख देंगे आप x स्क्वायर। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या कह रहा है, ये f ऑफ x कह रहा है कि आप यदि x डालेंगे तो यहाँ पर साइन के साथ वो संख्या लग जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर डाल रहे हैं,
x डालेंगे तो x के साथ साइन आ रहा है, अब हम x स्क्वायर डालेंगे तो x की जगह अब x स्क्वायर आ जाएगा और वो किसके साथ लग जाएगा, साइन के साथ। तो ये वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास साइन x स्क्वायर। FOG ऑफ x जिसकी वैल्यू निकल करके आ रही है साइन x स्क्वायर। दूसरा हम याद करेंगे फंक्शन GOF ऑफ x, यदि FOG ऑफ x की वैल्यू फाइंड की तो वो मिली अपने पास साइन x स्क्वायर के बारे में। GOF ऑफ x की वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे तो वहां पर फिर से निकल करके वैल्यू आएगी, g बाहर रह जाएगा, अंदर अपने पास बच जाएगा f ऑफ x। उसके आगे हम देख रहे हैं g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू यहां पर आपको दे रखी है, x यदि आप डालेंगे तो क्या मिलेगा, sin x। तो f ऑफ x खुद की वैल्यू हमारे पास यहां से sin x मिल रही है, परंतु g ऑफ x ये कहता है कि कोई भी फलन r से r में डिफाइन है, परंतु यहां पर कोई फंक्शन जो है डिफाइनेशन इसकी ये बताई गई है कि g के साथ में कोई भी प्रोडक्ट यहां पर आप डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अब यहां पर आप स्क्वायर कर दीजिए, तो संख्या हमारे पास यहां x है तो x का स्क्वायर करो, अब यहां पर sin x है तो यहां sin x का स्क्वायर हो जाएगा, तो sin x का होल स्क्वायर जिसे आप लिखा जा सकता है sin स्क्वायर x। अब आप f और g ऑफ x की वैल्यू देखेंगे तो वो sin x स्क्वायर है, और g ऑफ f ऑफ x जिसकी वैल्यू आ रही है sin स्क्वायर x, और f और g ऑफ x जिसकी वैल्यू आ रही है sin x स्क्वायर। तो यहां तो थी sin स्क्वायर x और यहां आ रही है sin x स्क्वायर, क्या दोनों बराबर हैं? ध्यान से देखने पर अपने को पता चला कि दोनों संख्याएं जो आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं GOF ऑफ x इज नॉट इक्वल टू FOG ऑफ x। तो यहां पर ये क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है। पहला प्रश्न जिसमें हमने देखा था फंक्शन f ऑफ x जो अंडर रूट x के बारे में और g ऑफ x जो है वो x के बारे में दिया गया था, तो वहां पर x स्क्वायर और x की जब हमने देखा था f और g और g ऑफ f के बारे में, तो वहां पर फाइनल आंसर आपको x मिल रहा था। तो वहां पर वैल्यू जो है f और g ऑफ x की और g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू बराबर थी, तो वहां पर क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन कर रहा था। परंतु ये प्रश्न एकमात्र ऐसा प्रश्न है, इस तरीके का बहुत सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे जिसके अंदर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर g ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x की बराबर आ रही है। तो यहाँ पर क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। परंतु दूसरा जो मैं प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था आपको संयुक्त फलन की, पहली जो प्रॉपर्टी यही थी कि दो या दो से अधिक फलनों के जब आप संयोजन करते हैं तो उसके अंदर आपका क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू हो कोई आवश्यक नहीं है। परंतु जब एसोसिएटिव लॉ के बारे में यानी कि साचर्यता गुणधर्म के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से साचर्यता का गुणधर्म पता करने के लिए, प्रॉपर्टी लागू करवाने के लिए हमारे पास कम से कम तीन जो है फंक्शन चाहिए। तो एक फलन आप f ले सकते हैं, दूसरा फलन g ले सकते हैं और तीसरा फलन इसी प्रकार का कोई और ले सकते हैं h, और वहां पर आप इसी f और g यानी कि फलनों के संयोजन के तरीके से उसके अंदर तीन फलनों का आप संयोजन करेंगे, और तीन फलनों का आप संयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से FOG ऑफ h इज इक्वल टू होगा FOG OH के। तो वहां पर एसोसिएटिव लॉ जरूर जो है पालन करेगा। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टियां। एक प्रॉपर्टी ये होती है FOG ऑफ x जो है उसका इनवर्स ज्ञात करना, जो इनवर्स फंक्शन के टाइम पे पढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन जो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।